प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आरबीएसई कक्षा 12th जियोग्राफी सीरीज के अंदर थर्ड लेसन की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि के इस थर्ड लेसन का आज अंतिम बिंदु है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और अति महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अति महत्वपूर्ण बिंदु जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो थर्ड लेसन का अंतिम अध्ययन का बिंदु है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर हमारे सामने हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की परिभाषा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग और अध्ययन करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। ये सभी अध्ययन के जो बिंदु है और इसके साथ साथ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का जो ग्राफ है, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अध्ययन का बिंदु है। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की परिभाषा के बारे में। और परिभाषा के बारे में समझने से पहले यहाँ आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं। एक तरफ एक किसान हल जोत रहा है, खेती कर रहा है, और दूसरी तरफ एक शिक्षित युवा व्यक्ति जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग के अंदर, तकनीकी युग के अंदर कार्य कर रहा है। दोनों कार्यों के अंदर आपको कुछ भिन्नता दिख रही होगी, बिल्कुल लग रही है दोनों के कार्यों में भिन्नताएं। तो दोनों के कार्यों में भिन्नताएं, पहले कौन सी चीज़ आई होगी इनमें से? आप सोचिए जरा, ये चीज़ पहले आई या ये चीज़ पहले आई? बिल्कुल सही है, ये चीज़ पहले आई और फिर उसके बाद में ये चीज़ आई। यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि एक अशिक्षित ग्रामीण खेतीहर समय के साथ में प्रगति करते हुए शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक क्रियाकलाप करने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण का मतलब क्या हुआ? एक ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित जब तकनीकी विकास और अपने ज्ञान के बल पर शहरी बन जाता है, उसके साथ साथ खेती की जगह औद्योगिक कार्य करने लगता है और शिक्षित हो जाता है, तो इस अवस्था से इस अवस्था के अंदर इनका संक्रमण हुआ और इसे ही हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण। कहने का मतलब क्या हुआ? पहले व्यक्ति अशिक्षित था और समय के साथ साथ में उसने अपने ज्ञान और तकनीकी के बल पर शिक्षा प्राप्त की। जब मनुष्य अशिक्षित था तो ग्रामीण था और खेतीहर था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया और जनांकीय संक्रमण हुआ और व्यक्ति अशिक्षित से जैसे ही शिक्षित हुआ, तो शिक्षित होने के कारण उसके क्रियाकलाप में खेती की जगह औद्योगिकरण आ गया और वो व्यक्ति गांव की जगह अब किस तरफ चला गया? शहर की तरफ चला गया। तो एक ग्रामीण अशिक्षित खेतीहर व्यक्ति का शिक्षित होने के बाद शहरीकरण होना, औद्योगिकरण होना जनांकीय संक्रमण कहलाता है। परिभाषा ध्यान से सुनिए दोबारा। एक ग्रामीण अशिक्षित खेतीहर व्यक्ति का संक्रमण होना किसमें? शहरी औद्योगिकरण और शिक्षित होने के कारण, तो इसे हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण। और जनांकीय संक्रमण जिसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि ग्रामीण व्यक्ति है और ये एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है। ये अशिक्षित था, ये शिक्षित हो गया, तो अशिक्षित से शिक्षित की अवस्था में ये जो संक्रमण हुआ, जिसके साथ साथ उसका निवास पहले ग्रामीण था अब शहरी हो गया। पहले ये खेती करता था और अब औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान के बल पर काम करने लग गया, तो इसे हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण। अब विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं कि इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है। जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनगणना का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम लोग जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा
भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या उपयोग है? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करने के लिए तथा भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने के लिए हम लोग किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है अध्ययन का हमारा वो ये है कि जनांकीय संक्रमण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। जनांकीय संक्रमण जैसे ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित व्यक्ति, शहरी, शिक्षित और औद्योगिक कैसे बना? क्या सीधा डायरेक्ट एक अशिक्षित व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर और शिक्षित होकर सीधा क्या शहरीकरण की तरफ, तकनीकी ज्ञान की तरफ चला गया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यानी उसने अपनी प्रगति की, मनुष्य ने अपने ज्ञान के बल पर ग्रामीण, अशिक्षित, खेतिहर से जब वो शिक्षित और शहरीकरण की ओर बढ़ा तो वो सीधा डायरेक्ट एक अवस्था से नहीं गया, बल्कि उसका विभिन्न अवस्थाओं के अंदर संक्रमण हुआ और उसके पश्चात वो अंतिम अवस्था के अंदर पहुंचा। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल 5 अवस्थाएं हैं। कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की। जनांकीय संक्रमण की ये 5 अवस्थाएं और उसके साथ साथ इन 5 अवस्थाओं का हमारे सामने जो ग्राफ है ये अति महत्वपूर्ण विषय है, हमारा अध्ययन का बिंदु है। हमें अच्छी तरह से इस ग्राफ को समझना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। और इन 5 अवस्थाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है इनका ग्राफ। समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली जो अवस्था है वो है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरी जो अवस्था है वो है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर लेकिन घटती हुई। तीसरी जो अवस्था है वो है उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। चौथी अवस्था हमारे सामने मध्यम जन्म दर लेकिन निम्न मृत्यु दर। और 5वीं अवस्था है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इस तरह से इन 5 अवस्थाओं के अंदर संक्रमण हुआ। सबसे पहले यदि हम ग्रामीण, खेतिहर, किसान की बात करें तो उस समय उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की अवस्था थी। और अंत में यदि हम अब की बात करें तकनीकी ज्ञान के पश्चात शहरी और औद्योगिक व्यक्ति की, तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था अब आ चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की। इस ग्राफ को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों, इस ग्राफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस अक्ष के ऊपर हमें जन्म और मृत्यु दर है प्रति 1000 प्रति वर्ष दी गई है और एक्स अक्ष पर हमें दिया गया है समय। तो समय और जन्म और मृत्यु दर के ऊपर ये ग्राफ खींचा गया है और विभिन्न संक्रमित अवस्थाओं के बारे में बताया गया कि मनुष्य ने अपनी अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार ज्ञान के बल पर संक्रमण किया, या एक मनुष्य की अवस्था है जिसके अंदर परिवर्तन किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, जिसके अंदर हमने बात की उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। कब हुआ ये? जब मनुष्य पूर्ण रूप से अशिक्षित था, पूर्ण रूप से ग्रामीण था और पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। उस समय उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। यहाँ इस ग्राफ के अंदर हमें 2 लाइनें बताई गई है। ऊपर की लाइन हमें जन्म दर के बारे में बताती है और नीचे की जो लाइन है ये हमें मृत्यु दर के बारे में बताती है, मृत्यु दर को दर्शाती है। सबसे पहली अवस्था के अंदर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये अक्ष है, यहाँ पर सबसे उच्चतम शिखर पर जन्म दर की लाइन भी ऊपर है और मृत्यु दर की भी लाइन ऊपर है। यानी इस अवस्था के अंदर जन्म दर की लाइन भी उच्चतम स्तर पर है और मृत्यु दर की लाइन भी उच्चतम स्तर पर है। यानी सबसे पहले जब मनुष्य अशिक्षित था, ग्रामीण था, खेतिहर था, पशुपालन करता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था, उसमें जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी। और इस समय हम लोग देखते हैं अब जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक, तो जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या स्थिर होगी?
स्थिर होगी। क्यों होगी स्थिर? क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतनी ही मृत्यु दर है, तो जो नेट जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? स्थिर होगा, न ज़्यादा बढ़ेगी न घटेगी, एकदम स्थिर रहेगी, क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर जाते हैं। तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की ये अवस्था हमें कहाँ देखी गई? वर्षा वनों के आदिवासी क्षेत्र और उसके साथ साथ अफ्रीका के देशों के अंदर, सूडान, कांगो, घाना, नाइजीरिया, रोडेशिया और ग्वाटेमाला के अंदर हमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था देखने को मिलती है। ये प्रथम अवस्था है। अब विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च, लेकिन मृत्यु दर घटती हुई है। मृत्यु दर है तो उच्च, अभी निम्न नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इस अवस्था के अंदर मृत्यु दर घट रही है। तो उच्च जन्म दर की ये लाइन हमें ऊपर दिखाई दे रही है, जन्म दर उच्च है, और उच्च जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर की लाइन हमारे सामने आप देखिए। मृत्यु दर नीचे एक्स अक्ष से है तो ऊपर उच्च, लेकिन मृत्यु दर कैसे आ रही है? नीचे आ रही लाइन, यानी घट रही है। जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन घटती हुई, तो ग्राफ के बीच में आपको वो जगह दिखाई दे रही है और ग्राफ जगह घेर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर घट रही है, यानी जन्म दर की तुलना में कम मर रहे हैं। तो जन्म लेने वाले ज़्यादा और मरने वाले कम है, तो नेट जनसंख्या के अंदर क्या होगा? वृद्धि होगी। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं जिस तरह से ग्राफ का फैलाव हो रहा है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। और इस तरह की स्थिति, ये मृत्यु दर घटी क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर तकनीकी विकास के कारण मृत्यु दर घट गई, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई और जन्म दर वही उच्च बनी रही। लोगों में जागरूकता नहीं थी और मृत्यु दर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण घट गई, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या के अंदर वृद्धि होना शुरू हुई। और ये इस तरह की स्थिति भी हमें अफ्रीका के कुछ देशों में अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया के अंदर देखने को मिलती है। ये कौन सी अवस्था है जननांग के संक्रमण की? द्वितीय अवस्था है, जिसके अंदर क्या होता है? उच्च जन्म दर, लेकिन मृत्यु दर उच्च होने के साथ साथ क्या होता है? घटती है और जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है। फिर हम लोग तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था है उच्च जन्म दर मध्यम मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। देखिए ग्राफ के अंदर जन्म दर की लाइन अभी भी बहुत ऊपर है और मृत्यु दर की लाइन को यदि हम देखें तो मृत्यु दर की लाइन काफ़ी नीचे आ गई है, मध्यम हो गई है। यानी अभी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर और अधिक विकास हुआ, लेकिन लोगों में अब भी जागरूकता का अभाव रहा, इसलिए जन्म दर बहुत अधिक रही, उच्च रही और मृत्यु दर मध्यम हो गई। आप देख रहे हैं ग्राफ है जो बढ़ गया है, इनके बीच का गैप, यानी कुल जनसंख्या के अंदर बहुत अधिक वृद्धि हुई, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। और ये ऐसी स्थिति देखने को मिली हमें भारत और एशिया के कुछ देशों के अंदर, क्यूबा, श्रीलंका, भारत, केन्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, यहाँ पर जनसंख्या के अंदर इस अवस्था में एक विस्फोटक वृद्धि हुई। लोगों में जागरूकता का अभाव रहा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर घट गई, इसलिए नेट जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चतुर्थ अवस्था, और चतुर्थ अवस्था के अंदर हम लोग देखते हैं अब जन्म दर मध्यम आई और मृत्यु दर कैसे आई? निम्न। यानी इस अवस्था में हमने देखा विश्व की जनसंख्या में एक विस्फोटक वृद्धि हुई, तो फिर मनुष्य के सामने एक प्रश्न आया कि इस तरह से यदि जनसंख्या बढ़ती गई तो सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए इन संसाधनों की समाप्ति हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा संकट गहरा जाएगा। इसीलिए फिर जागरूकता के कार्य को बढ़ाया गया, परिवार नियोजन के कार्य को बढ़ाया गया और जन्म दर जो है उससे मध्यम स्थिति के अंदर रही और मृत्यु दर निम्न स्तर की रही। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या को संतुलित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को रोक दिया जाए तो मरने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, और मरने वाले ज़्यादा हो जाएंगे चाहे जन्म कितने ही ले, कुल जनसंख्या के अंदर वृद्धि नहीं होगी। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मानव जीवन जो है उसकी जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा को बेहतर बनाने के लिए हर सरकार प्रयास करती है और मनुष्य खुद भी अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए इस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं को घटाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश, यहाँ पर जहाँ
मध्यम जन्म दर रही और निम्न मृत्यु दर रही। यहाँ भी जनसंख्या के अंदर काफ़ी हद तक वृद्धि हुई, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यानी यहाँ पर अब जागरूकता को बढ़ाया गया, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ाया गया और जनसंख्या पे एक नियंत्रण रहा। फिर हम लोग अंतिम स्टेज की बात करते हैं, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जैसे ग्राफ है हमारा पंचम अवस्था का, जिसके अंदर अब देखो ग्राफ नीचे एक्स अक्ष तक पहुंच चुका है, जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी ये देखिए आप निम्न है। तो जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर का ग्राफ भी ये नीचे देखिए आप निम्न है। अब दोनों ग्राफ अंत में जाते जाते ग्राफ की दोनों लाइनें जो है एकदम बराबर आ जाती है। बराबर का मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब जनसंख्या के अंदर वृद्धि है जो नियंत्रित हो गई। जनसंख्या में अधिक धनात्मक वृद्धि नहीं हो पाती है, जन्म भी लेते हैं उतने मृत्यु हो जाती है लोगों की। जन्म दर और मृत्यु दर को बराबर अवस्था के अंदर कब आई, ये अंतिम अवस्था पंचम अवस्था जिसके अंदर ये बराबर अवस्था में आ गई। तो यहाँ पर इस प्रथम अवस्था के अंदर हमें लगता है कि मनुष्य ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित था, और आज पंचम अवस्था के अंदर व्यक्ति शिक्षित, औद्योगिक और नगरीय जीवन यापन करने लगा और परिवार नियोजन और जागरूकता के कार्यक्रमों से जनसंख्या के ऊपर उसने नियंत्रण स्थापित करना चाहा। और पंचम अवस्था के अंदर ऐसी स्थिति हमें ब्रिटेन, जर्मनी और जापान यानी यूरोप के लगभग सभी देशों और उसके साथ साथ जर्मनी और जापान, जहां पर हमें ये अंतिम अवस्था है जो देखने को मिलती है। इस प्रकार मनुष्य का संक्रमण एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर हुआ, 5 अवस्थाओं से अंतिम स्टेज तक संक्रमण हुआ, न कि सीधा ग्रामीण खेतिहर से शिक्षित और नगरीय व्यक्ति है जो बन गया। इस तरह से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं हमारे सामने आई? 5 अवस्थाएं हमारे सामने आई। सबसे पहली उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर लेकिन घटती हुई। तीसरी अवस्था के अंदर हमने देखा उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर आई, यानी जनसंख्या के अंदर विस्फोटक वृद्धि हुई। चौथी अवस्था में भी वृद्धि हुई जिसमें मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर रही। और पंचम अवस्था के अंदर आते आते जनसंख्या वृद्धि है जो नियंत्रित हो गई, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था हमें देखने को मिली। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।